देखो बेटा, 365 में से मैक्सिमम दिन तो हम पढ़ते ही हैं, पर जब जब ऐसा मौका मिले, कभी चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, या कोई भी बड़े लीडर्स, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, या ढेरों, भारत में तो इतने लोगों का नाम है कि लगभग हर महीने एक आधे के बारे में कभी जयंती, कभी उनकी श्रद्धांजलि वाला दिन आ ही जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं तुम्हें बता दूं जो बहुत बेसिक है और हर एक को पता हो। 1897 में जन्मे थे, आज ही के दिन कटक उड़ीसा में। बहुत अच्छे खाते पीते घर के थे, अगर चाहते तो बहुत ऐश की जिंदगी बीतती और अपने आप भी काबिल थे। एक होता है पुश्तैनी, हमारे पास बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एक है हम भी मेहनती हैं। ये इतने मेहनती थे कि ब्रिटेन में जाके 1919 में गए थे, 1919 में। इमेजिन करो उस समय उम्र कितनी रही होगी, 22 साल। और सिर्फ 1 साल वहाँ पढ़ाई करके 1 साल के अंदर, जैसे आज यूपीएससी की लिस्ट निकलती है तो टॉप 10 का बड़ा जिक्र होता है, उनके पीछे इंटरव्यू लेके लोग भाग रहे होते हैं माइक्स की, हमें इंटरव्यू दे दो इंटरव्यू। आज तो बेटा बहुत सारे साधन हैं, तब साधन नहीं थे। ब्रिटेन में जाके 1 साल रहे और वहाँ 1 साल में इतनी मेहनत की कि टॉपर में 4th रैंक था इनका। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अंग्रेज़ों के बच्चे बैठते थे ज़्यादातर उस एग्ज़ाम में, क्योंकि वो इस सोच के साथ बड़े होते थे कि तुम्हें राज करना है भारत पर और तुम्हें वहाँ की ब्यूरोक्रेट्स में बड़े आदमी के रूप में जाना है। वहाँ उनके बच्चों के बीच में 1 साल रह के इतनी अच्छी तैयारी की, इतनी तगड़ी तैयारी की जैसे तुम पढ़ रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर कि 4th रैंक आ गया। वापस आया तो पूरा जैसे होता है ना, एक खुशी होती है, अब तुम लोग लग जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी खुशी होगी। उस खुशी के रूप में इनके पापा ने, इनकी मदर ने उस टाइम पर एक पार्टी दी। बस जाने मानी बड़ी हस्ती थे, इनका खानदान ना अमीर थे ये लोग। जैसे ये हो गए उड़ीसा से, ऐसे बिहार, बंगाल, ये 3 टेरिटरी में खूब खाते पीते घराने के लोग थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया। उस पार्टी में उनका बेटा यानी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा कि मुझे ये नौकरी मिल गई, मेरे फादर का सपना था, मैंने इनकी इच्छा के चलते मेहनत की और टॉप 4th पोजीशन मेरी रही, लेकिन मैं अंग्रेज़ों की चाकरी नहीं कर पाऊंगा। और उस पूरी महफिल में इन्होंने कहा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी और मैं ये छोड़ दूंगा। ये एक अचंभे की बात थी, जैसे आज कोई यूपीएससी पे लात मार दे तो सब कहेंगे ना यार इसका दिमाग खराब हो गया, स्वर्ग की नौकरी, उस जमाने में इसका नाम था स्वर्ग की नौकरी, वो छोड़ दी। तुरंत अगले ही साल महात्मा गांधी का 1921 में, आप सबको मैंने बताया होगा, एक आंदोलन पीक पर था जिसका नाम था असहयोग, ज्वाइन कर लिया। अब महात्मा गांधी के आंदोलन में तो ऑब्वियस सी बात है, कभी ना कभी जेल भी जाना पड़ेगा। जेल भी घूम के आए, कई बार जेल की यात्राएं की। गांधी जी के साथ बहुत ज़्यादा पीछे चलने वालों में से नहीं थे। ये थे कि भैया गांधी की ये बात है, मेरी ये बात है, गांधी जी को मैं अपनी बात समझा पाऊँ, गांधी मेरी बात भी समझ पाएँ। दोनों में एज गैप काफ़ी था। गांधी का बर्थ ईयर 1869, इनका 1897, यानी दोनों के बीच में लगभग 20-22 साल का गैप था। इतने गैप में ना क्या होता है, सोच समझ के दायरे में फ़र्क पड़ जाता है। तो 20 क्यों, लगभग 30 साल का मान लिया, 28 साल का गैप। 20 साल तो नेहरू ही छोटे थे और ये नेहरू से भी छोटे थे। तो वहाँ जाके ना कहीं कहीं शुरुआत में तो गांधी जी इनके कि भाई हाँ ठीक है, गांधी ने कह दिया मैं करूँगा, मन नहीं है तब भी वो काम करूँगा। लेकिन फिर जब ये गांधी के क्लोज बैठने लगे, फिर इनके ना क्लैशेज होने लगे विचारों में। जैसे गांधी कोई अपना एक आइडिया देते, भाई हम ऐसा कर लेते हैं, तो कहते नहीं सर ये ठीक नहीं है, इससे समाज पे ये प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। गांधी को काटना उस टाइम पर बात को बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सब थे चुपचाप, गांधी जी ने कह दिया बस हमें मानना है। उस टाइम पर उनसे लगभग 28-30 साल छोटा एक नौसिखिया उनकी नज़र में, एक यंग नौजवान लड़का उनकी बात को काटता। ये कईयों को बात रास नहीं आती थी। अंग्रेज़ भी इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। जब ये जेल में थे, मांडले जेल भेजा करते थे उस ज़माने में, सबसे ख़राब, बहुत ही गंदी जेल, बदबूदार, ख़राब सा माहौल। वहाँ जाके कोई ठीक ठाक वापस नहीं आता था, हर आदमी बीमार ज़रूर पड़ता था। तो मांडले जेल ये गए, वहाँ रह के आए। बाद में इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, अंग्रेज़ों ने इनको बाहर निकाल दिया कि कहीं अगर ये मरवर गए तो फिर एक होता ना क्रांति चल पड़ेगी देश में, एक लहर चल पड़ेगी। फिर वहाँ से निकले, फिर दोबारा इस तरह के कामकाज में दोबारा पकड़े गए। महात्मा गांधी, एक टाइम ऐसा आया था जब इनकी सोच का जो दायरा था वो लोगों तक पहुँचने लग गया, लोग इनकी सोच से प्रभावित होने लग गए। और जैसा सर ने अभी बताया 1938-1939 2 साल लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष मतलब सबसे पावरफुल पोजीशन, सब
नीचे हैं, अध्यक्ष सर्वोपरि, उसकी मर्जी से पूरे 1 साल तक की पॉलिसी बनेगी। 1 साल जब ये जीते तो इन्होंने पूरा बढ़िया काम किया, इतना अच्छा काम किया कि अगले साल फिर से इलेक्ट हो गए। ये बात कहीं ना कहीं गांधी जी को मन पे चुभी और गांधी जी ने कहा कि शायद कांग्रेस अब मेरी विचारधारा से प्रभावित नहीं है और शायद कांग्रेस को सुभाष की ज़रूरत है। सुभाष चंद्र बोस को ये बात चुभ गई और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का त्याग करूंगा, मुझे तो काम करना है, मैं अपनी अलग पार्टी बना के कर लूंगा और कांग्रेस को, इस देश को गांधी की ज़रूरत है। और जीती हुई कुर्सी से उन्होंने बेटा त्यागपत्र दे दिया 1939 में। वहाँ पट्टाभी सितार मैया हारे थे, पर एक्चुअल में पट्टाभी किसके जगह पर गांधी ने खड़े किए थे, तो बहुत लोगों ने इसको पट्टाभी की हार ना मान के गांधी की हार माना। ये छोड़ के वहाँ से अधिवेशन में अध्यक्षता, अपना वो मेडल जो पहनाया था उतार के गांधी जी के चरणों में रख के चले गए। फिर इन्होंने पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। आज 2025 में भी बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी चल रही है। पर बेटा समय के साथ जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं वैसा काम नहीं किया, इन्होंने बहुत काम किया था। बाद में फिर इनको फिर से मांडले जेल भेजा गया, इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो इनको घर में भेज दिया वापस, नज़रबंद कर दिया कि घर में कोई इनसे मिले ना, ये लोगों तक अपनी बात ना कह पाएँ। तब ये फ़ोन वोन सोशल मीडिया तो था नहीं, किसी को बात करनी है तो बाहर जाके बात करनी पड़ती थी। घर के बाहर 2 सिपाही बैठ गए कि बाहर ना निकले, ना कोई इससे मिले ना ये बाहर जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा समझदार और चालाक थे, वहाँ से जैसे तैसे भेष बदल के ये बाहर चले गए और फिर ये विदेश यात्रा पर गए जहाँ इन्होंने मुलाकात की दुनिया में उस ज़माने में सबसे बड़ा नाम हिटलर का था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हिटलर से मुलाकात की, हिटलर ने कहा भाई मैं फ़िलहाल बहुत परेशानी में हूँ और मेरे देश का रशिया के साथ बहुत पंगेबाजी चल रही है, मैं तुम्हारी ऐसा सच मदद नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम्हारी बात जायज़ है, ब्रिटिशर्स को तुम्हारा देश खाली करना चाहिए, तुम जापान चले जाओ, अपनी बात वहाँ रखो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। फिर बेटा वहाँ से ये जापान के तोजो से मिले, तोजो ने कहा मैं मदद कर दूंगा और इनको एक तरह से एश्योरेंस मिल गया कि अगर मैंने अपने देश की आज़ादी की शुरुआत कर दी ना तो मुझे हेल्पिंग हैंड जापान दे देगा। जैसे जापान ने कहा हम एयरफोर्स का जो कामकाज है वो हम दे देंगे, प्लेन्स पहुंचा देंगे, आपकी फ़ौज तक खाना पीना सामग्री सब हम पहुंचा देंगे। तो इन्होंने उस चक्कर में एक विश्वास होता है कि हाँ मेरी मदद करेगा। इन्होंने अंडमान निकोबार को तो आज़ाद करा लिया था, हिंद स्वराज ये 2 नाम रखे इन्होंने उन द्वीपों के। फिर वहाँ से इनकी आज़ाद हिंद फौज मेहनत करते करते, वो जो फौज बनाई थी ना इन्होंने, एक्चुअल में वो भी पहले बनी हुई थी। कैप्टन मोहन सिंह एक पुराने ज़माने में उन्होंने काम कर दिया, पर वो उतने एक्टिव नहीं थे, इन्होंने एक्टिवली काम किया और एक अपनी फ़ौज के रूप में इन्होंने अपनी एक प्रॉपर एक सेना तैयार कर ली, जिसमें इन्होंने अलग अलग आदमियों के नाम पर 3 रेजिमेंट, अपने नाम की सुभाष, नेहरू की और गांधी की ब्रिगेड बनाई और एक महिलाओं के नाम पर अपनी लक्ष्मीबाई। फिर ये इतनी हिम्मत कर गए क्योंकि इनको था कि मेरे बैक पे जापान मेरी हेल्प करने आएगा। इनकी आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के ज़माने में, तब तो हमारा हिस्सा अंग्रेज़ों के हाथ में था, मणिपुर की ज़मीन तक ये पहुंच गए। इन्होंने अपना जो इनका झंडा था ना वो ये तिरंगा या चरखे वाला नहीं था, इनके झंडे पर शेर बना हुआ था। इन्होंने वहाँ अपना झंडा गाड़ दिया कि मणिपुर की ज़मीन से अंग्रेज़ों को इन्होंने उखाड़ के बाहर भेज दिया। अंग्रेज़ वहाँ से निकल आए, लेकिन प्रॉब्लम थी कि मणिपुर के एरिया में ना नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत होती है, दुर्गम रास्ते हैं वहाँ, आज ऐसा हमारे जैसा प्लेन नहीं है, तो सेना को आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। वहाँ जगह जगह पर सेना को एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एयरफोर्स की मदद देने का वादा कर रखा था जापान ने, लेकिन हम जानते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक एकदम से चेंज हुआ और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा दिए। जापान अपनी उलझनों में फंस गया, तो जापान से जो एक्सपेक्टेड हमें मदद मिलनी थी वो नहीं मिली और मणिपुर में जाके हमारी सेना फंस गई। आज़ाद हिंद फौज को मैसेज दिया गया कि भैया एयरफोर्स नहीं आएगी, तुम्हारा खाना नहीं पहुंचा पाएंगे ना हथियार, तो बहुत रिस्की होगा कि तुम अकेले आगे कैसे बढ़ोगे, कहाँ से मैनेज करोगे, वापस आ जाओ। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को धक्का लगा कि यार कितनी मेहनत करके, एक होता ना आदमी मन बना के जाता है। 1944 में सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए शब्द इस्तेमाल किए थे, फादर ऑफ द नेशन, कि हे राष्ट्रपिता ये अंतिम लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, इसके बाद हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे और इसमें देश को आज़ाद करा लेंगे, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन वहाँ फिर जापान का पीछे हट जाना, ये घटना थी बेटा 6 और 9 अगस्त की। सिर्फ कुछ दिन बाद 18 अगस्त यानी इसके ठीक 9 दिन बाद
सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। ये किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहाँ गए। कुछ लोग कहते हैं कि उनको वो अपने आप ही गायब हो गए, कुछ कहते हैं कि वो जिस उस छोटे से उसमें चढ़े थे प्लेन टाइप में, वो कहीं पे, कोई कहता है क्रैश, कोई कहता है कि ये प्लान्ड था और उनको जो ये छोटा सा आइलैंड वाला था ना हिस्सा, यहाँ उतार के और बीच में गायब कर दिया। ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि क्या ये घटना सच्ची है। जो कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो उनके सिर के ऊपर ही वो टैंक था और एकदम से कोई चिंगारी सी निकली और वो एकदम से ब्लास्ट हुआ और वो जो फ्यूल टैंक जिसके नीचे वो बैठे थे वो एकदम से फटा, वो सारा ऑयल उनके ऊपर, आग लग गई, पूरा शरीर जो था एकदम से जल गया। बहुत भयानक, जैसे इमेजिन करके भी लगता है कितनी भयानक मौत थी। अब ये सच है कि नहीं है किसी को नहीं पता, क्योंकि हमें ना तो डेड बॉडी मिली और ना ही कोई उस जमाने में कोई वीडियोग्राफी या इस तरह के कोई साक्ष्य की उम्मीद है। ये आज तक नहीं पता। हमने बहुत सालों तक इस बात को नहीं माना कि वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि हमारे पास कोई इस चीज़ का सबूत नहीं था। पर अब देखें आज 2025 में तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी की एक लाइफ स्पैन हो सकता है। ये कंफर्म है कि वो धरती पर नहीं है, पर कहाँ गए क्या हुआ नहीं पता। हाँ, एक छोटी सी एज में उस आदमी ने इतना ज़्यादा कर दिया कि आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताया जाना चाहिए। जब तक हम हैं, जब तक भारत है, तब तक सुभाष चंद्र बोस का नाम अमर रहना चाहिए। क्योंकि उस आदमी ने, बेटा ये सोचो, 48 साल की उम्र थी और इतना ज़्यादा अपने आप को पूरी तरह से लुटा दिया। वो आदमी चाहता, तुम्हारी एज का जब था एक यंग नौजवान लड़का, तो वो कितना बेहतरीन ज़िंदगी जी सकता था। तुम्हारी एज से और परिमल सर की एज, इस एज के बीच में उस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी भारत की आज़ादी के लिए। और उनका ये मानना था कि आज़ादी भीख में मिलने की चीज़ नहीं है, इसलिए उनका और गांधी का क्लैश होता था। उन्होंने कहा था अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, तभी ये जो नारे थे ना उनके, उन्हें यही बात तो कही थी ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब था तुम सब जो नौजवान हो मेरे साथ आ जाओ और लड़ने के लिए तैयार रहो, मरने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि भीख में कोई आज़ाद करके नहीं जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मरना ही मरना है, लेकिन ये था कि मेरी फौज इतनी बड़ी हो कि मैं लड़ सकूं। उन्होंने ही नारा दिया था दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली उस टाइम पे गढ़ था अंग्रेजों का। दिल्ली चलो का नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये तो खैर गांधी के साथ थे उस टाइम तक, तो क्लैश हो गया था। लेकिन फिर भी जैसे देखें अगर, तो गांधी जी का प्रभाव भी था। देश की आज़ादी के लिए अपनी भी जान न्यौछावर कर दी, कभी भी किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। अगर गांधी से देखें तो मन भेद कभी नहीं रखा। गांधी जी के साथ मतभेद था, गांधी जी मेरा मत अलग आपका अलग। और हमेशा से ना इनकी इच्छा थी वो आर्मी टाइप की ट्रेनिंग की, तो हमेशा आप देखना इनकी जब भी आपको कहीं पिक्चर दिखेगी वो आर्मी वाले कपड़े पहन के। और इन्होंने अपनी जो फौज तैयार की वो भी प्रॉपर तरीके से ट्रेंड फौज थी। बाद में फिर इनकी ही आज़ाद हिंद फौज के 3 आदमी बड़े चेहरे पकड़े गए थे, जिन पे दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला था। सहगल ढिल्लो सुने होंगे ना तुम लोगों ने, ये शहनवाज खान। बाद में फिर उनके ऊपर केस चलाया था अंग्रेजों ने, ये सोच के कि एक बेइज्जती करेंगे आज़ाद हिंद फौज की, लेकिन पूरे देश में एक पॉजिटिविटी की लहर पहुंच गई थी। तो आज वो दिन है। सुभाष चंद्र बोस ने जो उस टाइम पे किया वो उस टाइम की ज़रूरत थी। आज की ज़रूरत है बेटा पढ़ लिख के काबिल बनना।